यूपीएससी 69 के बाद जो स्टूडेंट फेल कर रहे हैं उनके लिए भी, या जिनका पहला अटेम्प्ट बीपीएससी होगा उनके लिए भी, या कुछ ऐसे भी हैं जो किसी अदर जॉब में हैं, नौकरी कर रहे हैं, सेटिस्फाइड नहीं है, उनको लगता है नहीं हमें एग्जाम क्रैक करना है, तो उनके लिए भी 17 है। ज्यादा दूर नहीं है, अभी टाइम है आपके पास, इतना समय है कि आप आराम से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। सवाल है कि जो 69 का पेपर आपने देखा है तो मन में एक घबराहट और बेचैनी हो गई होगी, क्योंकि पिछले 3-4 सालों में जिस पैटर्न को आपने देखा वो पैटर्न बदलता हुआ दिख रहा है। उस पैटर्न में बहुत सारे स्टूडेंट खुद को कंफर्टेबल नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस फील्ड को छोड़ना भी चाह रहे हैं, इवन बहुत ने छोड़ दिया है 69 पीटी के बाद, क्योंकि उनको लगता अब नहीं हो सकता। एसएससी की तैयारी करते थे, रेलवे की तैयारी करते थे, ग्रुप डी की करते थे, उनको लगता था ऐसा ही तो पेपर प्रीलिम्स में आता है, आके देख के निकल जाएंगे, मेंस वाला जो मेंस की जो क्वालिटी है वो खराब कर देते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, मानसिक रूप से हो चुके हैं, शारीरिक रूप से भी फॉर्म आते आते हो ही जाएंगे। अब रहा सवाल कि यहाँ पे अब लड़ाई ऑलमोस्ट उनसे ही होगी जो डेडिकेटेड कहीं ना कहीं पीसीएस के लिए होंगे या यूपीएससी के लिए। बीपीएससी वालों के लिए सबसे बड़ा खतरा यूपीएससी वाले होते हैं, और यूपीएससी वालों के लिए सबसे बड़ा खतरा होता था वो था बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न। तो दोनों बात, अब बीपीएससी वालों के लिए सबसे बड़ा खतरा यूपीएससी वो आज कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं। और यूपीएससी वालों के लिए जो खतरा था बीपीएससी एग्जाम पैटर्न, वो खतरा उनके लिए टल गया है। अब जिस पैटर्न पे इस बार एग्जाम हुआ है ये पैटर्न कंटिन्यू रहेगा, तो यूपीएससी वालों के लिए हार्डल नहीं है, यूपीपीएससी वालों के लिए परेशानी नहीं है। लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग के, स्पेशली बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए समस्याएं बढ़ गई हैं। या तो उनको अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाना पड़ेगा या इस एरिया को छोड़कर भागना पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं बचता है। ठीक है, सवाल उठता है कि हम तैयारी जो 17 की करना चाहते हैं इसकी शुरुआत कहां से करें। मेरी बात मानिए तो आपको शुरुआत इस फॉर्म में करना चाहिए, इंटरव्यू, मेंस एंड पीटी। इंटरव्यू, मेंस एंड पीटी। अब आपके मन में सवाल आएगा कि इतने बड़े बेवकूफ टीचर से पाला पड़ गया है, ये आदमी अभी पीटी निकला नहीं, मेंस निकला नहीं और इंटरव्यू की बात कर रहा है। ऑब्वियसली इंटरव्यू की बात मैं कर रहा हूं, और आपको पता होगा, नहीं आपको नहीं पता होगा, आप में से अधिकांश को पता नहीं होगा कि इन तीनों में सबसे लंबा समय इसी में लगता है। इन तीनों में सबसे लंबा समय इसी में लगता है। और थोड़ा सा और अगर गहराई में उतरोगे ना, थोड़ी सी गहराई में उतरेंगे, जिसका ये बहुत अच्छा हो जाएगा ना, उसका ये तो अच्छा होना ही है, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो आपको लगेगा ये कैसे संभव है, ये कैसे हो सकता है। ये बिल्कुल हो सकता है और होगा भी। अभी हम जैसे जैसे समझाएंगे आपको समझ में आएगा। ये इंटरव्यू ग्रुप सी का नहीं है, ये इंटरव्यू पीसीएस का है, बैंकिंग का भी नहीं है, अलग अलग जहां भी होता है इंटरव्यू वहां का नहीं है, ये पीसीएस का इंटरव्यू। इंटरव्यू का मतलब होता है आपके अंदर की जो व्यक्तित्व है उसकी बात की जाती है, उसके अंदर वो क्या ढूंढते हैं। अब सोचो इसको अच्छे से। देखो इन सब चीजों पे बात अक्सर हाँ इसलिए नहीं होती ना कि आप लोग को में से ही अधिकांश को लगता है ये बेकार की बात है। दूसरा, इस तरह का डेप्थ बहुत कम में होता है, तो वो उस तरह से आप ले नहीं पाते, इन चीजों को समझा नहीं पाते हैं। इसको बहुत अच्छे से और बहुत बारीकी से मैं आपको समझा रहा हूं, शायद इससे लंबा क्लास इस पे मैंने कभी नहीं लिया, कभी नहीं लिया। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से सुन लीजिए। ये जो इंटरव्यू है ना, ये इंटरव्यू मैं क्यों कह रहा हूं आपको पहले दिन से काम करना चाहिए। इंटरव्यू के अंदर आपसे क्या डिमांड की जाती है? आपसे डिमांड की जाती है ऑब्जेक्टिविटी की, आपसे डिमांड की जाती है ईमानदारी की, आपसे डिमांड की जाती है अकाउंटेबिलिटी की, जिसको कहते हैं जवाबदेही। आपसे डिमांड की जाती है सहानुभूति की, परानुभूति की, सिंपैथी की, इम्पैथी की। आपसे ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठता की बात की जाती है, यही की जाती है ना। ये चीज जब आप समझ लोगे जो इंटरव्यू में आपसे डिमांड किया जाता है, ये समझेंगे तो इसको धीरे धीरे व्यक्तित्व में लाना पड़ेगा। इंटरव्यू आपको एक डिसिप्लिन में डालता है, इंटरव्यू आपको एक बैलेंस अप्रोच के साथ चीजों को देखना सिखाता है, बोलना सिखाता है, हंसना सिखाता है।
ये है इंटरव्यू। 15-20 दिन में तो ठोक पीट के स्टूडेंट को भेजा जाता है, हम भी भेज रहे हैं, ठीक है, और भी लोग भेज रहे हैं। ये तो एक ड्रामा है, उसके लिए जबरदस्ती तैयार किया जा रहा है। वो 15-20 दिन में कोई तैयार नहीं होता, वो बस किसी तरह से बस झेल लो उसको, जाके जितने अच्छे से झेलोगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा। लेकिन यदि आप इन चीजों पे पहले से तैयार होंगे, आप देखना बहुत सारे स्टूडेंट बड़े सिस्टमैटिक होते हैं, उनके प्रीलिम्स मेंस की पढ़ाई, उनका पढ़ने का तरीका, सोशल मीडिया मैनेज करना, लोगों से मिलना, ये सब बड़ा बैलेंस में होता है। बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं, बहुत अच्छे से चीजों को प्रेजेंट करते हैं, बहुत अच्छे से चीजों को एक अरेंज वे में, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अपने आप सजा के रखते हैं। आपको भी अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लगता है। तो ये क्या है? ये व्यक्तित्व है। इसी को पर्सनैलिटी कहा जाता है, इसी को व्यक्तित्व कहा जाता है। अब ये जो धीरे धीरे आप जब डेवलप करोगे ना, तो दो चीजें जो मुझे लगता है स्टूडेंट्स के अंदर उसकी कमी होती है, जिसके कारण वो अपनी गलतियों को कभी एक्सेप्ट नहीं करता, और उसके फेल्यूर में सबसे बड़ा कारण है वो है अकाउंटेबिलिटी, जिसको कहते हैं जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। अब ये जवाबदेही क्या होता है? जवाब क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? वो इसीलिए कि आप देखना, अधिकांश जैसे अभी एग्जाम खराब होगा ना, तो अपने गार्जियन को वो कन्विंस किस बात पे करेंगे? वो गार्जियन को कन्विंस इस बात पे करेंगे कि पिताजी बीपीएससी ने तो सिलेबस बदल दिया, पिताजी हम लोग तो लुसेंट पढ़ने वाले थे, बीपीएससी ने अचानक कॉन्सेप्ट वाले सवाल पूछ दिए, पिताजी बीपीएससी में तो धांधली हो रही है, इतने इतने में सेटिंग हो रहा है, हम तो बाहर निकल गए। ऐसी कई एक्सक्यूज के साथ वो जिंदा रहते हैं और दूसरे को कन्विंस करते हैं, अपने भी कन्विंस हो जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि 100 बार झूठ बोलिए तो वो बाद में सच में बदल जाता है। हम स्टार्टिंग में तो झूठ बोल रहे थे, बोलते बोलते हम भी समझने लगे नहीं ऐसा ऐसा हुआ। तो ये एक जवाबदेही होनी चाहिए कि नहीं, अगर हम फेल कर रहे हैं तो अपने कारण फेल कर रहे हैं। आयोग को तो पहले से ही इस तरह के सवाल पूछने चाहिए थे, आयोग तो पूछने में लेट कर दिया। और क्यों नहीं आयोग ऐसा पूछे? क्यों नहीं कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल पूछे आयोग? पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और अगर उस एग्जाम को भरने की हिम्मत ग्रुप डी का स्टूडेंट इसलिए रखता है कि हमारे लेवल का सवाल है, तब तो गलत है ना। उनको पीसीएस निकालना तो अच्छी बात है, ये तो अप्रिशिएट करने की चीज है कि वो एक जगह नौकरी ले ली, अब उनको अधिकारी बनना है, अच्छी बात है, फिर उस लेवल पे आके फाइट करना है। लेकिन वो सिर्फ फॉर्म इसलिए भर देते हैं, कांस्टेबल का एग्जाम देने वाला लड़का या लड़की फॉर्म इसलिए भर देता है, पीटी तो निकल जाएगा। अब सोचो कि एक कांस्टेबल का एग्जाम देने वाला लड़का या लड़की बीपीएससी का फॉर्म इसलिए भर दे कि पीटी निकल जाए, तो अस्तर क्या है उस क्वेश्चन का? क्या ये होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो वो तो सही ट्रैक पे आ गया ना, आप अभी तक गलत ट्रैक पे घूम रहे थे, तो गलत ट्रैक पे घूम रहे थे, तो ये जवाबदेही आपको लेनी होगी। इसके अलावा कहते हैं ना, अकाउंटेबिलिटी, जब जवाबदेही लोगे ना, और क्लियरिटी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? जो जैसा है उसको उसी तरह से देखना, इसको कहते हैं वस्तुनिष्ठता। जो जैसा है उसको उसी तरह से देखना। आपको जो किताब में फैक्ट्स याद नहीं है, आप जैसे हैं, मतलब मुझे कुछ चीजें याद नहीं है, जब कोई पूछता है तो पीछे से भाग जाते हैं, पीछे बेंच में बैठ जाए, सर पूछने वाले ने पीछे बैठ जाते हैं। नहीं, अकाउंटेबिलिटी का यूज कीजिए, जवाबदेही लीजिए। और वस्तुनिष्ठता का मतलब अपने आप को उसी ऑब्जेक्ट की तरह देखिए कि क्या इस सेक्शन में हम मजबूत हैं, इस सेक्शन में हम कमजोर हैं। अब इस सेक्शन में मजबूत हैं, इस सेक्शन में कमजोर हैं, जब आप ईमानदारी से उसको जज करने लगोगे अपने आप को, तब आप एक्सेप्ट करेंगे, हाँ मुझे ये सेक्शन नहीं आता। क्लासेस के दौरान होता है, जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो स्टूडेंट चुप नहीं बोलते, बेइज्जती हो जाएगी। क्लास में पीछे बैठना, बेइज्जती हो जाएगी। आगे बैठे और टीचर ने पूछ दिया तो तैयारी करके नहीं गए। समझ में आ रहा है? तो ये सारी आदतें आप धीरे धीरे जब ठीक करोगे ना, तो वो क्या करेगा, आपकी पढ़ाई को कितना गुना बढ़ा देगा और वो कितना इफेक्टिव हो जाएगा, उसकी समझ आपको अभी हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती। 99.99% बच्चों में नहीं हो सकती। लाख में कोई 5-6 निकलेगा जिसको ऐसी समझ होगी। आप सोचिए, उस लाख में अभी नहीं है आप, और रिजल्ट उन्हीं में से आता है। सीटें इतनी कम है कि 1 लाख में कितना बच्चे होंगे, 1 लाख में कितना मुश्किल से 50-60 बच्चे का सिलेक्शन होगा। आप सोचो,
तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। तो इसीलिए कहते हैं जब इंटरव्यू की तैयारी करोगे ना, तो आप जब पेपर पढ़ेंगे वो सोच के तो आप बेस्ट कंटेंट उठाएंगे, उसको रिलेट करना सीखेंगे, उसके प्रति एक पॉजिटिव निगेटिव बैलेंस अप्रोच डेवलप करेंगे। मेंस क्लियर हो जाएगा। आप बैलेंस में बोलना सीखेंगे। सिर्फ बैलेंस जब बोलने लगोगे तो बोलोगे ऐसे थोड़ी ना, मैं बोल रहा हूं, मेरे पास कोई किताब नहीं है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, मैं बोल रहा हूं, ये है इसके अंदर तभी ना। मैं गाली भी बक सकता हूं, अगर रहेगा तो बोलेंगे, समय आएगा तो। अब इंटरव्यू में बोर्ड में बैठे हैं, अब आपके कंटेंट पे पकड़ ही नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो इंटरव्यू बोर्ड में बैठोगे तो याद आएगा, जो मन अनाप शनाप जो मन करेगा बोल देंगे, क्योंकि आपने पहले से तैयारी नहीं किया। लेकिन बैलेंस अप्रोच के साथ आप बोलेंगे तो एक सोसाइटी में भी, आपके दोस्तों के बीच में भी एक अलग ऑरा डेवलप होगा आपका, वो भी आपको पसंद करने लगे, उनको भी अच्छा लगेगा आपसे बात करना, आपको भी लगेगा, एक बैलेंस अप्रोच के साथ। तो ये चीजें जब डेवलप होगी तो मेंस तो वैसे ही हो जाएगा। बैलेंस अप्रोच के साथ जब चीजों को देखने लगेंगे, जब चीजों को समझने लगेंगे, तो इसके अंदर से कई ऐसे फैक्ट्स हैं जिसको आप बाहर निकाल लोगे, जो पीटी के काम आएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि अपनी पर्सनालिटी पे, अपनी व्यक्तित्व पे काम कीजिए थोड़ा सा। इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए कोई क्लास करना, कोई कोचिंग करना, कुछ ऐसा नहीं करना है। मतलब उसकी जो डिमांड है ना, उसके अकॉर्डिंग एक्ट कीजिए। अपने मतलब साफ कपड़े पहनना, बोलचाल, बैठना, ये सब, इन सब पे आपको काम करना है। अब जब ये करोगे तो अपना कर लेना। आपको लगता है कि नहीं, ये इसका इतने देर सुनने का कोई वर्थ है, तो आपको ये करना चाहिए। और वर्थ नहीं है तो यहां से शुरू कीजिए। अगर आपके लिए वर्थ नहीं है इतना, तो इसके बाद शुरू कीजिएगा। अगर वर्थफुल है तो इसको करने के बाद, इसको करने के साथ साथ, तो ये तो चलता रहेगा, ये इसकी तैयारी इसको क्रॉस कर जाएगी, उस बीच में ही आपकी ये दोनों भी तैयार हो जाएगा, और ये चलता ही रहेगा, ये रुकेगा ही नहीं, ये सालों चलेगा। उसके बाद मेंस की बात करते हैं। अब मैं ये कहूंगा कि आपको अपनी तैयारी ब्लाइंडली 17th को, अगर 17th का एग्जाम क्रैक करना है, तो आपको अपनी तैयारी मेंस से करनी चाहिए। मेंस के पहले, मेंस के अलावा प्रीलिम्स अभी नहीं करनी चाहिए। या आपको बहुत डर लगता है तो दोनों को मिला के चलिए, लेकिन मेंस की तैयारी पहले कीजिए। जो अगर वो तब भी दिक्कत है तो वो सब्जेक्ट जो मेंस और पीटी में कॉमन है, उनको पहले बाहर निकालिए, उसको पहले तैयार कर लीजिए। अब सवाल है, मैं मेंस की तैयारी करने के लिए क्यों कहता हूं? मेंस भी आपको सिस्टमैटिक करता है। मेंस की तैयारी कभी बिखर के नहीं की जा सकती। मेंस की तैयारी के लिए भी एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, एक प्रॉपर तरीका है, उसके अकॉर्डिंग हम मेंस की तैयारी करते हैं। मेंस की तैयारी इसीलिए भी मैं कहता हूं कि जस्ट कई बार एग्जाम्पल मैंने दिया है, अंडे को आप फर्श पे रखिए, इधर उधर लुढ़क जाएगा, लेकिन उसी अंडे को यदि आप एक ट्रे में रखते हैं, सब एक जगह पे रहता है ना, फिक्स सब रहता है। आइसक्रीम का ट्रे, दूध डालते हैं उसके अंदर आइसक्रीम को जमाने के लिए, और उसी शेप में वो निकलता है बाहर ना, लेकिन वैसे डाल दो तो कैसे भी जम जाएगा, टेढ़ा आड़ा तीसरा। कहने का मतलब ये है कि आप जब मेंस की तैयारी करते हैं ना, तो अधिकांश बच्चों को क्यों डर लगता है कि मेंस सर पीटी नजदीक है, नहीं हो पाएगा। अभी मैंने 2 स्टूडेंट को तो सीधा बोला मेंस पढ़ो, सिर्फ मेंस पढ़ो ही नहीं पीटी, क्योंकि पीटी आपने बहुत पढ़ रखा है, क्वालिफाई कर रहे हैं क्वालिफाई। तो मेंस के अंदर क्या है कि जब आप कोई भी चीज पढ़ते हो, जैसे 1857, और एक मिनट और, सबसे बड़ा डर क्या होता है स्टूडेंट्स को कि सर पीटी तो हुआ ही नहीं है, पीटी की तैयारी कैसे होगी, पीटी बहुत टफ होता है, पीटी मेंस में हमको एक और बड़ा ही फॉल्स लाइन स्टूडेंट्स के बीच में है, वो ये है कि मेंस से हमको डर नहीं लगता, मेरा पीटी निकल जाए मेंस तो कोई रोक ही नहीं सकता। अरे मेंस तो सब हर एक रोक लेगा तुम्हारा, पीटी भले नहीं रोक पाए, मेंस तो कहीं रुक जाएगा जाके, और पता भी आपको नहीं चलेगा कहां रुक गया। तो मेंस आपको इसलिए अभी अच्छा लगता है कि पीटी का एग्जाम नहीं निकला है, निकल जाएगा तब समझ में आएगा एक्चुअली मेंस क्या है, क्योंकि मेंस की आपने अभी उस तरह से तैयारी नहीं की। मेंस होता है, प्रीलिम्स बच्चा है उसके आगे। और जब आप यहां पे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक 1857 के कारण पढ़ोगे, परिणाम पढ़ोगे, उनके लीडर्स के बारे में पढ़ोगे, किसने कहां से लीड किया, और कब उस समय कौन गवर्नर जनरल था, एनफील्ड राइफल आया, क्या आया, फलाना ढिमाका, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? एक बात बताइए, पढ़ेंगे कि नहीं?
जब 1857 के को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा पढ़ डालोगे, आंसर राइटिंग कर डालेंगे, तो आपको पता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से हार्डली 25% एक्स्ट्रा फैक्ट होगा जो आपको प्रीलिम्स में पढ़ना है। यही तो गड़बड़ हो जाता है, एक्चुअली यही गड़बड़ी हो जाती है कि जो आपका मेहनत है ना वो आप बर्बाद कर लेते हो। बर्बाद इस सेंस में कि अब बहुत ज्यादा भी मेहनत करना बर्बादी है ना, क्योंकि आप उस टाइम को रिवीजन में लगाते तो वो ज्यादा फ्रूटफुल होता। पता चला पहले पूरा 100% क्या पढ़े, मान लो 100% हम 80-57 का फैक्ट्स पढ़ लिए, चलो बहुत बढ़िया, प्रीलिम्स के लिए एक एक फैक्ट रट लिए। अब जब लिख लोगे आंसर, 100% पीटी का फैक्ट पढ़ के आंसर लिख लीजिएगा, सवाल ही नहीं उठता। आंसर लिखना एक अलग चीज है, क्या ये पढ़ के पूरा मेंस का कॉन्सेप्ट समझ लोगे? नहीं समझोगे। लेकिन यदि आपने इस मेंस के अकॉर्डिंग 1857 को तैयार किया, कहानी पूरी क्लियर है, पिक्चर एकदम सामने में क्लियर है। अब इस पिक्चर के अंदर आपने 75% फैक्ट्स तो वैसे ही पढ़ लिया, कहानी में ही पढ़ के आपने याद कर लिया। एक्सक्लूसिव 20-25% के आसपास फैक्ट्स बचते हैं, ये फैक्ट्स यहां पर आ गया। अब उसको उस 25% फैक्ट्स भी आपको क्या किस तरह का होगा, इन्हीं कहानियों के बीच में से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे जो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा रिलेवेंट होंगे। क्योंकि कहानी आपने पहले ही समझ रखा है तो वो 25% फैक्ट्स रखना एकदम से आसान हो जाएगा। लेकिन आपको 1857 के बारे में कुछ नहीं पता, लुसेंट या कोई ऐसी किताब दे दिया जाए जहां इस तरह के वन लाइनर फैक्ट्स हैं, पसीने छूट जाएंगे याद करने में। इसके थ्रू चलोगे, बड़े प्यार से बड़े आराम से सारे फैक्ट्स खा के निगल के पचा जाओगे और वो सब बॉडी के अंदर लग जाएगा, यानी दिमाग में जाके फिट कर जाएगा। गलत है क्या? अब बताइए, ये तरीका गलत है? तो ये तरीका बिल्कुल ही गलत नहीं है, एकदम से परफेक्ट तरीका है। करना आप ही को पड़ेगा, हमसे तो ना हो पाएगा। तो समझ में आ रहा है? इसी तरह से पहले मेंस को लेकर अप्रोच कीजिए हर एक सब्जेक्ट में। मेंस के साथ अभी बीपीएससी की सिर्फ बात हो रही है तो एसए को भी उठा लो, ठीक है? मेंस और एसए को एक साथ लेके चलिए। तो एसए को आप छोड़ दीजिए, फर्क नहीं पड़ता बहुत ज्यादा, बट मेंस को आपको करना है, ठीक है? मेंस को करना है तो हो गया। अब तो इस अप्रोच के साथ जब आप मेंस को चलोगे ना तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। और ये आपको किसमें करना है? हर एक सब्जेक्ट में करना है, हर एक सब्जेक्ट। मतलब आप ऐसे सोचिए, जैसा भी क्वेश्चन क्या है, एक 5G पे सवाल है ना बीपीएससी 69 में। अब 5G एक्चुअली में कैसे काम करता है, 5G का इंप्लीमेंटेशन कहां कहां है, 5G से की स्पीड कितनी है, 5G से हम क्या क्या कर सकते हैं, ये अगर पता होता तो वो सवाल बनता कि नहीं। और वो जो 5G का सवाल है, सॉरी, वो इस मेंस का सवाल है। मेंस के सवाल से आप संचार, जो टेलीकम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन वाला जो सेक्शन है साइंस एंड टेक का, उस कम्युनिकेशन में जब आप पढ़ रहे होते तो आपको समझ में आ जाता है ये 5G क्या है। आपके लिए आंसर क्वेश्चन में एक दो ऑप्शन नहीं भी आता ना, तब भी आप उस क्वेश्चन को कर लेते। अभी आप में से कई लोग तुक्का बना के सही कर लिए होंगे, लेकिन खुश होने की जरूरत नहीं है, वो आपका तुक्का था। अगर आपने सही से पढ़ा होता तो वो आपका श्योर क्वेश्चन होता। श्योर और तुक्के में अंतर होता है, तुक्का कभी काम करता है, कभी नहीं करता है। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूरी तरह से अपने आप को लैस कर लें बिना किसी हिचकिचाहट के। मेंस के लिए आपको टॉपिक पढ़ना है, उसके मेंस के पॉइंट्स नोट करने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जमा करना है। मेंस को जब आप तैयार करोगे तो जो PYQ होता है ना, इसका सबसे अहम योगदान होता है, सबसे अहम योगदान होता है। PYQ जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बिहार लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग दोनों कम से कम, ज्यादा जो यूपीएससी भी ले लो तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो छोड़ दीजिए, लेकिन आपको करना चाहिए। अब जो भी टॉपिक आप पढ़े हैं, बिहार लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग, उस टॉपिक में उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी तरह के सवाल, पर्टिकुलर मतलब 1857 जितने भी तरह के सवाल पूछे गए सबको एक जगह एक पेज पे कलेक्ट कर लीजिए। आप ठीक से अगर उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है।
और वही चीज रिपीट होगा आगे भी, कोई नहीं रोक सकता उसको, रिपीट होना ही है। यानी आपका मेंस ज्यादा श्योर हो जाता है इस तरीके से। तो ये आप जब करोगे तो आपके लिए मेंस बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। और ऐसे करके आप अपने आप को धीरे धीरे आगे बढ़िए। जब एक टाइम आ जाएगा कि आपने मेंस में पूरी तरह से कमांड कर लिया है, तब पीटी का एग्जाम मान लो 2 महीना बचा है, 2.5 महीने बचे, बहुत डर लगता है तो 3 महीना बचा है, तो उस 3 महीने पहले प्रीलिम्स को स्टार्ट कीजिए। अब देखिए कि मेंस के जो जो टॉपिक को पहले आप देखेंगे क्या कि मेंस के जिस टॉपिक को आपने किया है उसमें से वो कौन कौन से फैक्ट्स बच रहे हैं जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो भी आपको पीवाईक्यू से समझ में आ जाएगा कि किस अप्रोच पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो मेंस के लेवल पे क्लियर हुआ है कि नहीं, वो पीटी के लेवल पे फैक्ट्स क्लियर है कि नहीं। जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है उसको आप नोट करके याद करते चले जाएंगे, इतना ही तो करना है। उल्टा आने की जगह सीधा चलो ना, कहां दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। सीधा चलने का मतलब इंटरव्यू, मेंस एंड पीटी, सीधा चलिए, उल्टा नहीं चलिए। तो आई थिंक इतना काफी है। बुक लिस्ट मैंने बता दिया है, किताब वहां से नोट कर लीजिएगा, वीडियो जा चुका है। 17th के लिए अच्छे से अप्रोच कीजिए। और कुछ है? और कुछ नहीं, इतना ही काफी है। और मतलब आप कहोगे करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस रास्ते को सफर तय करते करते वो दिखने लगेगा, देखो ऐसे। और अभी मैं जो बोल रहा हूं ना आपको, अभी जो बोल रहा हूं वो आप में से अधिकांश को समझ में नहीं आ सकता है। चलना शुरू कर दीजिए। चलना इसलिए शुरू कर दीजिए कि एक तो पढ़ाई की बात हो रही है, ऐसा तो कुछ नहीं कहा जा रहा। और हाँ, एक और अच्छा, पहले इसको खत्म करते हैं। वो ये है कि मान लो आप पहले किलोमीटर पे हो, ठीक है, या 0 पे आप हैं, 0 पे हैं, और यहां 100 किलोमीटर की बात हो रही है, ठीक है। हम यहां से यहां तक गुजर चुके हैं मान लो, और हमने इस जर्नी को देखा है। अगर हम यहां लास्ट में नहीं भी पहुंचे तो किसी को पहुंचते हुए देखा है, ये भी सही है, ये तो हो सकता है। तो हमने देखा है कि यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे झील टाइप का है, यहाँ भी कुछ नुकीले पत्थर हैं, और आप कहोगे ना आपको यहाँ तक दिख रहा है, आपकी जो आंखें हैं वो यहाँ तक देख पा रही है अभी स्टार्टिंग में, तो 2 किलोमीटर तक देख पा रही है, 4 किलोमीटर तक देख पा रही है। अब आपको ये पहाड़, ये नुकीला पत्थर, रोड, ये सब नहीं दिख रहा ना, हमें दिख रहा है। आपको कहेंगे तो आपको ना सब कुछ तो ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बट आपको यहीं तक दिख रहा है। आप यहां से यहां तो पहुंचिए पहले, तब आपको ये दिखेगा। आप यहां पहुंचेंगे तब ये दिखेगा, और तब लगेगा धीरे धीरे क्रॉस करके आप यहां पहुंचेंगे। लेकिन जो पहुंच चुका है वो तो आपको बता ही सकता है ना कि ये समस्याएं हैं। अब आप यहीं से कहेंगे ऐसा कुछ नहीं है, सारा रोड इसी तरह का है, आप तो भी यहीं पे खड़े हो, तो आपको रोड कैसे आगे का दिख रहा है? आप आगे जाएंगे तब हर्डल्स दिखेंगे। और एक और बात जो मैं कह रहा था वो ये था कि पढ़ाई करना एक सजा नहीं है। जैसे अभी 69 का मेंस जिनको देना है उनको बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि परिस्थिति अलग है। 2 महीने का टाइम मिला है, 2 महीने में बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, मतलब हद से ज्यादा पढ़ना है। इवन मतलब 20 घंटे भी लगा दे तब भी हालत खराब हो जाएगी, इतनी पढ़नी, इतना पढ़ाई करना है। और उसमें अगर इधर उधर करे तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन जो 17th की तैयारी कर रहे हैं कोई भी एग्जाम की, जो पहले से समझदार है और इस तरह से चल रहे हैं, उनको पढ़ाई को पेनफुल नहीं बनाना है। पढ़ाई, क्योंकि जिंदगी भी जीनी है और पढ़ाई भी करनी है। तो पढ़ाई को अगर बहुत पेनफुल बना लोगे ना, बहुत दर्द भरा बना लेंगे, एक टाइम के बाद आप टूट जाएंगे। आपको पता होना चाहिए यहीं से कि हमको इतने किलोमीटर तक स्मूथ रास्ता आएगा, फिर थोड़ा सा घबराहट होगी, कॉन्फिडेंस जाएगा, दर्द होगा, फेल भी कर सकते हैं, यानी डूब भी सकते हैं, फिर हमें उठना है, फिर लड़खड़ाते हुए कांटों भरे रास्ते से चलते 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 हमें मंजिल पर जाना है। और ये रास्ता एक तो पेनफुल है। अब पेनफुल रास्ता है, तकलीफ होना है, ये तो तय बात है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब इस तकलीफ भले रास्ते में हम अपने आप को कितना एंटरटेन रख सकें, अपने आप को कितना पॉजिटिव रख सकें, ये भी तो हमें ही सोचना है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमें पूरी तरह सोसाइटी से कट जाना, हमें दोस्तों से नहीं मिलना, रिलेटिव से नहीं मिलना, किसी के शादी ब्याह फंक्शन में नहीं जाना, ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं। आप बेस्ट प्लान के साथ आगे बढ़ोगे ना,
तो आप हर वो चीज कर सकते हैं, आप वेकेशन पे भी जा सकते हो, आप मतलब आप मूवीज देख सकते हो, आप हर एक चीज एंजॉय करके काम कर सकते, पढ़ाई कर सकते हैं, और वो ज्यादा अच्छा होता है। आपने देखा होगा, आपने देखा ही होगा कि फैमिली के अंदर दो दो बच्चे हैं, सास ससुर सब है, और लड़की क्वालिफाई कर गई, लड़का क्वालिफाई कर गया, ऐसा नहीं कि लड़की, मतलब फैमिली शादी वादी हो गई, सारा बोझ सिर के ऊपर है, फिर भी निकल गया। तो निकल गया ना, इसका मतलब जितना मैनेजमेंट की जरूरत है, जितने टाइम की जरूरत नहीं, उससे ज्यादा मैनेजमेंट की जरूरत है। क्योंकि ऑब्वियसली एक 24/7 पढ़ने वाला स्टूडेंट और एक हाउसवाइफ, तो डेफिनेटली हाउसवाइफ को कम टाइम मिलता है, डेफिनेटली एक जॉब करने वाले को कम टाइम मिलता है, डेफिनेटली एक मसूरी में ट्रेनिंग कर रहा है आईपीएस का, वो अगले साल आईएएस बन रहा है तो उसको कम टाइम मिल रहा है, लेकिन निकल गया ना। कैसे? टाइम मैनेज करना आ गया। तो बस आपको टाइम मैनेज करना सीखना है, आपको अपने एनर्जी को सही रास्ते पे लेके जाना है, सही डायरेक्शन पे लेके जाना है। एग्जाम आपका है और हंसते खेलते हुए एग्जाम निकलेगा, इतना एग्जाम बर्डन नहीं बनता है, सही ट्रैक होना चाहिए, दैट्स इट। उम्मीद करते हैं समझ में बात आई होगी। तो ठीक है, नहीं तो फिर से समझाएंगे, छोड़ेंगे तो नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में।